एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 होने वाला है। 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इसके पार्ट 4 को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आप सभी को पता है हमने हमारा जो 1, 2, 3 तीनों पार्ट पढ़े हैं उसमें हमने समझा है कि जो समकालीन दक्षिण एशिया के देश है उनकी राजनीतिक प्रणाली कैसे हैं और वो किस तरीके से देश आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने जो आगे की हेडिंग आती है वो है भारत पाकिस्तान संघर्ष। आप एनसीईआरटी को खोल के रखिए क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ। और अब अगर आप आगे एनसीईआरटी की हेडिंग देखोगे इस चैप्टर की तो वो है भारत पाकिस्तान संघर्ष। यानी कि अब हमें समझना है कि ये जो भारत है और ये जो पाकिस्तान है इनके बीच में ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से संघर्ष चल रहा है। उन्हीं कारणों को हमें समझना है। तो चलिए एक एक कर कारणों को समझते हैं। भारत पाकिस्तान के संबंध में या इनके संघर्ष निम्नलिखित है जिससे भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ना, वो संबंध है ना, वो मधुर नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है कश्मीर समस्या। कश्मीर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में भारत और पाकिस्तान आ जाता होगा। अब ये कश्मीर समस्या क्या है आप सबको पता है। भारत और पाकिस्तान दोनों देश कहते हैं कि कश्मीर पर हमारा अधिकार है और भारत पाक संबंधों में इसी कश्मीर को लेकर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देश कहते हैं कि हमारा है, पर वास्तव में क्या है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यानी कि भारत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर लिया, पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा रखा है तथा शेष कश्मीर को भी पाकिस्तान हड़पना चाहता है। तो ऐसे में क्या इंडिया पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखेगा? नहीं रखेगा। तो इसके कारण भी भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चलता है। तो ये थी पहली समस्या, कश्मीर समस्या। अब बढ़ते हैं सेकेंड समस्या की ओर। सेकेंड है सामरिक मसले। सबसे पहले समझते हैं सामरिक का मतलब क्या होता है। सामरिक का मतलब होता है ऐसे मसले जिनमें युद्ध हो सके। ओके, तो कुछ ऐसे मसले हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पर जहाँ युद्ध होते हैं और उन्हीं पे जो मसले हैं उन्हें कहते हैं सामरिक मसले। जैसे कि सामरिक मसले जैसे सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर क्या है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है वहाँ पर एक ग्लेशियर बना हुआ है। और जिसको नहीं पता कि ग्लेशियर क्या है तो आप गूगल पे सर्च करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि ग्लेशियर किसे कहते हैं। ओके, तो उस पर पाकिस्तान कहता है कि इस ग्लेशियर पर मेरा नियंत्रण है, जबकि वह भारत की सीमा में आता है। तो इसी कारण सियाचिन ग्लेशियर को लेकर साथ साथ में हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है या भारत या पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। अब देखो, हथियारों की होड़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। हमने चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर में पढ़ा था कि जिस तरीके से अमेरिका और सोवियत संघ में हथियारों की होड़ थी, दोनों के पास काफ़ी हथियार थे, उसी तरह भारत पाकिस्तान के पास भी यही स्थिति है। आपको पता ही है 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और उसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण कर लिया। तो इससे क्या पता लग गया कि दोनों के पास परमाणु हथियार है और हम युद्ध नहीं कर सकते। तो इसी कारण क्या हुआ, इन दोनों के बीच सर्वव्यापक और सीधे युद्ध होने की जो आशंका थी ना, वो कम हो गई। पर आशंका कम होने से क्या होता है, झगड़ा तो आज भी है। तो तीसरा कारण क्या है, सामरिक मसले। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर ये बताने का जो मेन उद्देश्य था ये था कि 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने कब परमाणु परीक्षण किए और कहाँ किए और पाकिस्तान ने कहाँ किए। ओके, इसीलिए ये बताया गया है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। तो चौथा जो कारण है वो नदी जल बंटवारा। अब नदी जल बंटवारा मतलब देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है। आप सबको पता है कि जो भारत है और जो पाकिस्तान है उन दोनों से सिंधु नदी जाती है, उन दोनों इलाकों में सिंधु नदी पड़ती है। तो 1960 तक दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल, सिंधु नदी का जो जल है वो कौन इस्तेमाल करेगा और कितना कितना इस्तेमाल करेगा, उसके इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों में विवाद चल रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि यही एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर दोनों ने समझौता भी कर लिया है, वो भी संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए। यानी कि दोनों ने एक संधि बना ली कि आप इतना उपयोग करो, हम इतना उपयोग करेंगे। और उस संधि को किसके द्वारा, विश्व बैंक की मदद से बनाया गया। तो ये एक ऐसा पहली चीज़ है जिसमें भारत और पाकिस्तान ने संधि के द्वारा कुछ अच्छा किया है। ओके, दोनों के संबंध। ओके, तो भले संधि हो चुकी है पर मन मुटाव तो अभी भी, और पाकिस्तान की तो सोच में ही मन मुटाव भरा रहता है। तो इसकी वजह से भी भारत और पाकिस्तान में संघर्ष, उनके रिश्ते अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये
पांचों जो कारण हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। सबसे पहले कश्मीर समस्या, सामरिक मसले, नदी जल बंटवारा, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे सर्किक सीमा रेखा। ओके, अब ये सर्किक सीमा रेखा क्या है? तो आपने कच्छ के रण के बारे में सुना होगा। तो कच्छ के रण में एक रेखा है जिसका नाम है सर्किक सीमा रेखा, उसको लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। देखो ये जो सीमा रेखा है ना, इसका विवाद लोगों को लगता है एक छोटा सा तो विवाद है, कच्छ रण में क्या है उसमें, पर ये इसकी चिंता बहुत बड़ी है, चिंता इससे बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। कैसे? जिस तरीके से इस विवाद का समाधान निकलेगा ना, जिस ढंग से इसका समाधान, उसका असर सर्किक इलाके के समुद्री संसाधन, जो समुद्र के रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनके नियंत्रण पर पड़ेगा। और पाकिस्तान की आदत होती है वो कहीं भी जाकर हर चीज़ पर अपना नियंत्रण करना चाहता है, तो इससे भी क्या है, भारत और पाकिस्तान में संघर्ष है। तो ये चौथा है। ओके, उसके बाद पांचवा हमारे सामने है, पांचवा है लोगों की दोनों की सरकारों का एक दूसरे के प्रति संदेह, यानी कि दोनों की सरकारें एक दूसरे में संदेह करते हैं। इसे वास्तविकता में भारत की सरकार नहीं चाहती कि हम पाकिस्तान पे संदेह करें, पर पाकिस्तान हरकतें ही ऐसी कर देता है कि फिर हमें संदेह करना पड़ता है। तो दोनों की सरकारों का एक दूसरे पर संदेह, दोनों की सरकारें लगातार एक दूसरे पर संदेह की नज़र से देखती है, एक दूसरे को ऐसा कहते हैं ना कि इस तरीके से देखती है कि गलती है तो इनकी होगी, तो उस तरीके से देखती है। और भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। यानी कि भारत की जो सरकार है वो कहती है कि पाकिस्तान लुके छुपे ढंग से हिंसा करना चाहता है। ओके, और साथ में ये क्या करता है, आतंकवाद को भी प्रोत्साहित करता है। आतंकवाद, तो ये तो सही ही बात है, पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाला देश बना रहा है। और जो पाकिस्तान वाले हैं ना, वो इसके जवाब में क्या कहते हैं, देखो इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार कहती है भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी सिंध और बलूचिस्तान में समस्याओं को भड़काने पर आरोप लगाती है। यानी कि पाकिस्तान की सरकार कहती है कि हम सिंध और बलूचिस्तान में समस्याओं को भड़काते हैं, ऐसा हम नहीं करते, बाकी वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से भारत और जो पाकिस्तान है उनमें संघर्ष है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे कारण हैं, पर आपकी बुक में ये मुख्य कारण दिए हुए थे। सो आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा। ओके, और मैं आपको बता दूं कि यहीं से यही क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के क्या कारण है। तो ये जो 5 कारण मैंने आपको बताया, कश्मीर सीमा रेखा, सामरिक मसले, नदी जल बंटवारा, सर्किक की सीमा रेखा, एक दूसरे के प्रति संदेह से देखना, यही 5 कारण आप अच्छे से लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि भारत पाकिस्तान संघर्ष। अब हम क्या करेंगे, भारत के जो दूसरे अन्य देश है उनसे संबंध देखेंगे, यानी कि भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के रिश्ते कैसे क्या है, किस तरीके के भारत से उससे संबंध है, उनको पढ़ेंगे। यानी कि पाकिस्तान को देख लिए, अब अन्य देश कौन से हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे भारत के कैसे रिश्ते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश से, कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस तरीके के हैं। ओके, तो देखो बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्री नदी के जल के हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। यहाँ पर भी मतभेद है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसमें जल कितना किसको मिले, इसके लिए मतभेद बने हुए हैं, इसमें भी है। साथ साथ में भारतीय सरकार भी बांग्लादेश से नाखुश है। नाखुश क्यों है? क्योंकि भारतीय सेना को पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व उत्तर का जो भारत का इलाका है वहाँ जाने के लिए बांग्लादेश में रास्ता चाहिए था, तो बांग्लादेश ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। इसलिए भारत की सरकार भी क्या है, बांग्लादेश से नाखुश है। तो इस तरीके से इनमें कुछ मन है। बांग्लादेश की सरकार का क्या मानना है, वो बांग्लादेश की सरकार कहती है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर दादा की तरह बर्ताव करती है। मतलब जैसे कि भारत इतना बड़ा है तो सबको ऐसा लगता है कि ये भारत है ना दादा की तरह, यानी कि अपनी दादागिरी चलाता है, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, पर छोटे छोटे देश है तो उनको ऐसा लगता रहता है। तो ये कुछ ऐसी मन में शंकाएं हैं, पर इन शंकाओं के बावजूद भी यानी कि इन विवादों के बावजूद भी भारत और बांग्लादेश कई मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा और मतभेद और यही है, नहीं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। जैसे कि पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप वो काफ़ी बेहतर हुए, काफ़ी अच्छे हुए हैं। ओके, और उसके साथ साथ बांग्लादेश भारत की जो लुक ईस्ट यानी कि ईस्ट की तरह जो भी देश है उनकी तरफ ध्यान देना और एक ईस्ट की नीति है उसमें हिस्सा भी ले रहा है। भारत की ये नीति है और बांग्लादेश इसमें हिस्सा लेता है। तो इससे भी क्या हो रहा है, दोनों देशों के संबंध काफ़ी
अच्छे हो रहे। तो हम कुल मिलाकर देख कह सकते हैं कि कुछ मतभेद हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे, पर उसके साथ साथ बांग्लादेश और भारत एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और भारत ने तो सदैव से बांग्लादेश का सहयोग किया है। आपको पता ही है किस तरीके से हमने बांग्लादेश की मदद की थी। अब चलिए, अब हमने भारत पाकिस्तान को देख लिया, अब हम भारत और उसके आगे दूसरे देश भारत और नेपाल के संबंध को देखते हैं कि भारत और नेपाल के किस तरीके से संबंध है। देखो, भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, यानी कि अच्छे खासे संबंध है। दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई है, दोनों के बीच संधि हुई है कि दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं। मतलब अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको पासपोर्ट और वीज़ा चाहिएगा, पर हमने नेपाल और भारत ने दोनों ने एक दूसरे से इस प्रकार संधि की गई है कि हमारे नागरिक अगर एक दूसरे देश में जाते हैं तो हमें ना ही पासपोर्ट चाहिए और ना ही वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। ओके, और उसके साथ साथ खास संबंधों के बावजूद दोनों ही देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए थे। रिलेशनशिप अभी अच्छे है, पर अतीत में कुछ मनमुटाव भी हुए थे। अब क्या थे, देखो, नेपाल की चीन से दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रशंसा जताई है। चीन से दोस्ती को लेकर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हो भी सही, क्योंकि चाइना की आदत ही ऐसी है, उससे ना कुछ भी चीज़ अभी आप देख लीजिए, वो मतलब कुछ भी करता रहता है अपने फ़ायदे के लिए, तो इससे हम उससे अप्रसन्न हैं। उसके साथ साथ नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। उसने नदी, जल, पन, बिजली पर आँख गड़ाए हैं अब ऐसा क्यों लगता है, अब हम ऐसा करेंगे क्या, पर ऐसा क्यों लगता है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है नेपाल, है ना, तो उसको ऐसा लगता है क्योंकि वो हमारे ही तो एरिया, हमारे से बिल्कुल सटा हुआ है, उसकी चारों तरफ हमारी ही ज़मीन है, तो भारत उसको अपने भू क्षेत्र से समुद्र तक पहुंचने से रोकता है और वो ऐसे सोचता है। पर वाकई में हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। कुछ कुछ मतभेद तो हर देश से बने हुए रहते हैं, हर किसी देश का, ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल के, भारत के सबसे ऐसे भारत पाकिस्तान, इसी तरह पाकिस्तान के नेपाल से, पाकिस्तान के बांग्लादेश से, इस सब में थोड़ा बहुत मजबूत रहता है। अब भारत और नेपाल का हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम भारत और श्रीलंका के, कि श्रीलंका के साथ भारत के किस तरीके के रिश्ते हैं। तो देखो, श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी है जातीय संघर्ष को लेकर है। हमें ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई भी ऐसा खुद का कोई भी लड़ाई नहीं है, पर जो यहाँ पर जातीय संघर्ष, जिसके बारे में हमने हमारे पार्ट 2 में पढ़ा था, जो जातीय संघर्ष था पार्ट 3 में, सॉरी, तो उसी संघर्ष को लेकर ही हमें थोड़ा सा मनमुटाव है। अब देख लो, तमिल आबादी राजनीतिक रूप से अगर ना खुश हो और उसे वहाँ पर मारा जाए तो क्या हो सकता है कि हम तटस्थ बने रहना क्या असंभव, हमें कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और इसीलिए हमने 1987 में सैन्य हस्तक्षेप भी किया था, आपको पता है, हमने शांति सेना भेजी थी। तो उनको क्या लगा कि हम उनकी अंदरूनी मामलों में दखल कर रहे, पर फिर उसके बाद से हमने क्या कर लिया, अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रहा है कौन, भारत। ओके, तो इसके बावजूद भी श्रीलंका में अब ऐसी स्थिति है, थोड़े संघर्ष है हमारे बीच में, फिर भी हम क्या करते हैं, संघर्ष होने के बावजूद भी श्रीलंका में जब सुनामी आई थी और उससे तबाही हुई थी ना, तो श्रीलंका के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय ने काफ़ी मदद की थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और उस मदद से दोनों देश क्या हुए, एक दूसरे से करीब आए। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है, यानी कि आप हमारे यहाँ आकर व्यापार बिजनेस कर सकते हैं और आपका जो सामान है वो हमारे बाज़ारों में और हमारा जो सामान है वो आपके बाज़ारों में बिक सकता है। ओके, तो ये थे श्रीलंका और भारत के संबंध। तो आपको बस थोड़ी ध्यान रखना है, कोई भी लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, चलिए, अब हमने श्रीलंका और भारत के संबंध समझ लिए। अब हम समझते हैं भारत और भूटान के संबंध। तो भारत से भूटान के कैसे संबंध है उनको देखते हैं। देखो, भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मतलब बढ़िया रिश्ते हैं, और भूटान सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं है हमारा। अब फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, भारत से भूटान और भारत के अच्छे खासे रिश्ते हैं। भूटान ने अपने काम का संचालन कर रहे हैं, यानी कि भूटान में एक ग्रुप था उग्रवादी और गुर्रिल्लों का, वो क्या करता था, भूटान के कामों का खुद संचालन करने लग गया, तो उनको भूटान के लोगों ने खदेड़ कर बाहर कर दिया। ओके, तो उससे क्या हो गया, भारत को भी मदद मिली, भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली और भारत
भारत इससे क्या हुआ, खुश भी हुआ। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बटा। देखो भूटान छोटा देश है, भारत काफ़ी विशाल और बड़ा देश है, तो वहाँ पर जो बिजली पानी से जुड़ी समस्या होती है उनके लिए भी भारत योगदान देता है भूटान को। तो भूटान और भारत के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हैं। और आपने और देखा होगा दक्षिण एशिया में मालदीव भी आता है, तो मालदीव से भी भारत के काफ़ी अच्छे संबंध है। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास और पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। ओके, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि काफ़ी देशों से भारत के अच्छे रिश्ते, कुछ मतभेद तो हर देश से थोड़े बहुत बने ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दक्षिण एशिया के झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि अभी आपने इतना पढ़ा था आपको ऐसा ना लग जाए कि भारत के हर किसी से रिश्ते खराब है, पाकिस्तान से खराब है, सबसे, ऐसा नहीं है। सबका ऐसा ही होता है। पाकिस्तान के भी बांग्लादेश से रिश्ते खराब हो सकते हैं, पाकिस्तान से भी नेपाल के खराब हो सकते हैं, नेपाल के बांग्लादेश से, नेपाल के पाकिस्तान से। तो सारे देशों में कुछ कुछ मतभेद बने हुए हैं, पर फिर भी सारे देश एक साथ रहते हैं और दक्षिण एशिया का जो नेतृत्व है वो करते हैं। अब देखो हमने देखा सबके झगड़े, पर क्या ये शांति और संयोग है इनके बीच, अब ये समझते हैं। तो जी हाँ, भले ही ये देश को आपस में झगड़ते रहते हैं, इनकी विचारधाराएं अलग है, फिर भी इनमें क्या है, शांति और सहयोग है। कैसे है, देखो शांति और सहयोग के लिए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर दोनों पर कोशिशें की गई है। यानी कि शांति बनाए रखने के लिए, शांति के प्रयास के लिए द्विपक्षीय यानी दोनों पक्षों की ओर से तथा छोटे छोटे स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दक्षेश। अभी दक्षेश क्या है, आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। दक्षेश क्या है कि दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश है उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया कि जो भी बहुस्तरीय साधन है उनको हम आपस में सहयोग करके उनका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ग्रुप बनाया गया है, वो है। ओके, और दक्षेश का पूरा नाम जान लीजिए, आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा देखने को। तो दक्षेश का जो पूरा नाम है ना वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया के क्षेत्रों का आपस में सहयोग होना। ओके, इसीलिए इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ, वास्तविकता में यहाँ शांति और सहयोग है। इतना बड़ा इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, एक दक्षेश बनाया है, तो शांति और सहयोग तो ये करते हैं। पर क्या हो गया, दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेश को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। यानी कि किसी कारणवश ये जो दक्षेश जिस उद्देश्य से बनाया गया था इसकी इतनी सक्सेस इसको मिली नहीं जितनी इसको मिलनी चाहिए थी। और इसीलिए फिर क्या किया, दक्षिण एशिया के देशों ने, दक्षिण के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओके, इसको साफ्टा भी कहते हैं। तो फिर इसीलिए जब ये सफल नहीं हुआ तो दक्षिण एशिया के देशों ने साफ्टा पर हस्ताक्षर किए। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हाँ, अगर ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं इसका मतलब इनमें शांति और साथ साथ में संयोग भी है। ओके, तो बस यही आपको समझाना था और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर इन सवालों के जवाब अपने मन में, जैसे ही मैं यहाँ पर आपको सवाल बताती हूँ और मन में आपके कुछ ना कुछ इसका जवाब बन जाता है, तो आप समझना आपको चैप्टर समझ में आ गया। अगर आपने सारे पार्ट देखे हो तो पहला सवाल है समकालीन दक्षिण एशिया क्या है। अगर आपके मन में इसका जवाब बन गया मतलब आपको चैप्टर समझ में आ गया। दूसरा है समकालीन दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल है, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली क्या है। इन दोनों क्वेश्चनों को हमने भाग 1 में समझा था। अगर वो आपने देखा और इन दोनों क्वेश्चन आप दे पा रहे हो मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद पाकिस्तान किस तरीके का देश है, वहाँ कैसी व्यवस्था है, कब वहाँ पर सेना थी, कब शासन प्रणाली आ गई, ये सब अगर इसके बारे में भी थोड़ा कुछ भी आपको दिमाग में आ रहा है मतलब आपको चैप्टर समझ में आया। बांग्लादेश कैसे बना, वहाँ पर किस तरीके से लोकतंत्र है, ये भी आपको अगर समझ आया तो मतलब चैप्टर आपको समझ में आया। नेपाल में किस तरीके से लोकतंत्र कायम हुआ, श्रीलंका का क्या जातीय संघर्ष था, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या क्या संघर्ष है, संघर्ष के क्या कारण है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई इसका मतलब है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे जो प्रश्न मैंने बताए जैसे ही सुनते आपके दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें आई होगी। अगर आपने चारों वीडियो देखे होंगे, अगर आई है और आप इनका उत्तर अपने मन से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपने पूरा देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर कमेंट कर देना। कोई क्वेरी हो तो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।